डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हमारा सेमेस्टर 3 का जो हमारा हिस्ट्री का जो हमारा मेजर पेपर 4 है ना, मेजर पेपर 4 से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसीलिए डियर स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा ताकि कहीं कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से रह ना जाए। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज तथा संस्कृति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि मध्यकाल के समय, ठीक है, यूरोपीय समाज और संस्कृति जो था वो कैसा था, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल में बताना है। और इसी तरह से एक दूसरा और क्वेश्चन है, अथवा में यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति की निम्न क्षेत्रों में देन का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति जो था उसका इन क्षेत्रों में क्या योगदान था, ठीक है, जैसे कि सामाजिक दशा, विज्ञान एवं तकनीक, कानून एवं न्याय व्यवस्था और कृषि संगठन। तो इन सारे क्षेत्रों में इसका क्या मतलब योगदान था, क्या देन था। चलिए अब हम लोग एक एक करके आंसर को अच्छे से विस्तार से समझते हैं। आंसर हो जाएगा मध्यकालीन यूरोपीय समाज तथा संस्कृति। ठीक है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित था। तो 3 वर्गों में ये बटा हुआ था। पहला हो जाएगा पादरी वर्ग, दूसरा हो जाएगा सामंत वर्ग, तीसरा हो जाएगा सामान्य जन यानी कि आम आदमी। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इन तीनों वर्गों में सर्वाधिक प्रभावशाली पादरी वर्ग था। मध्यकालीन यूरोप के लगभग प्रत्येक देश में गिरजाघर बहुतायन में थे। मध्यकालीन क्षेत्र में गैर धार्मिक क्षेत्र भी प्रभावशाली था। कई पादरी बड़े भूस्वामी थे तथा सामंतों की तरह जीवन यापन करते थे। छोटे सामंत पादरियों से कर्ज भी लेते थे। सामंत वर्ग के अनेक उपवर्ग थे और सामंत भूमिपति और सैनिक का मिश्रित रूप भी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन यूरोप में प्रत्येक वर्ग का कार्य निश्चित था। जैसे कि पादरी वर्ग का कार्य होता था धार्मिक कार्य संपन्न कराना, ठीक है, सामंत वर्ग का कार्य होता था रक्षा करना तथा सामान्य जन का कार्य होता था इन दोनों वर्गों के लिए यानी कि पादरी वर्ग और सामंत वर्ग के लिए भोजन जुटाना तथा अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता तथा संस्कृति की विभिन्न क्षेत्रों में देन का मूल्यांकन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। यानी कि मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का, ठीक है, मतलब क्या क्या देन था। चलिए उसको हम लोग पॉइंट वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा हमारा सामाजिक दशा यानी कि सोशल कंडीशन। सामाजिक दशा के संदर्भ में मध्यकालीन यूरोपीय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, तो पहला हो जाएगा पादरी वर्ग, दूसरा हो जाएगा सामंत वर्ग और तीसरा हो जाएगा जन सामान्य यानी कि सामान्य जन। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं पहले पादरी वर्ग। सर्वोच्च वर्ग पादरियों का था जो ईश्वर की सेवा के साथ साथ सामान्य जन की मुक्ति के लिए भरसक प्रयास करता था। मध्यकालीन यूरोपियन समाज पादरी वर्ग से बहुत प्रभावित था। प्रत्येक राष्ट्र के सभी भागों में अनेक गिरजाघर स्थापित थे जो ग्रामीण जीवन के मुख्य केंद्र होने के साथ साथ पूजा स्थलों तथा बाजार के सबसे आकर्षक स्थल थे। युद्ध के समय इन गिरजाघरों का प्रयोग आश्रय स्थान के रूप में किया जाता था। बाजार, नगर अथवा गांव के श्रमिक ही गिरजाघरों में विशेष वेदी तथा पूजा स्थलों का निर्माण करते थे। ठीक है, गिरजाघर की घंटी जनता को पूजा समारोह के लिए आवाहन के अलावा उन्हें आने वाले खतरे की भी सूचना देती थी। जैसे कि घंटी की प्रतिध्वनि में आने वाले तूफान तथा भूत प्रेतों से सुरक्षा करने की शक्ति होती थी। गैर धार्मिक मामलों में भी पादरी वर्ग प्रभावशाली था क्योंकि अनेक पादरी स्थापित भूस्वामी थे। बड़े पादरी भी अन्य सामंतों की तरह अपना पावना वसूलते थे। वे सैनिक सेवा के बदले में धन ग्रहण करते थे। जिन राजाओं या शक्तिशाली सामंतों से उन्हें भूमि मिली होती थी उनका सामंती पावना ये स्वयं भी चुकाते थे। आगे देखते हैं। पादरी सामान्य जन को ऋण भी देते थे, अतः पादरी राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली होते थे। पादरियों की आय भी बहुत अधिक होती थी। वे बहुमूल्य वस्त्र रत्न धारण करने के साथ साथ भव्य प्रसादों तथा घोड़ों का भी प्रयोग करते थे। उस समय चर्च ज्ञान, कला, चिकित्सा तथा कानून का संरक्षक था। निर्धन तथा रोगी व्यक्तियों को चर्च के माध्यम से मदद प्राप्त होती थी
तथा वैज्ञानिकों, चिकित्सकों तथा लेखकों को प्रशर्य मिलता था। परंतु यह सब व्यवहार में गिरजाघरों द्वारा न होकर मठ के द्वारा ही होता था। ईसाई मठ आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। इनके अपने निर्माण कक्ष, खेत खलिहान तथा बाग आदि होते थे, जिनमें संसार के विरक्त भिक्षु भी काम करते थे। अब ध्यान दीजिए कि पादरी वर्ग के बाद, ठीक है, जो सेकेंड पावरफुल वर्ग था वो था सामंत वर्ग। दूसरा वर्ग सामंतों का था, जो चर्च तथा समाज की इनके शत्रुओं से रक्षा करता था। यदि सामंत समृद्ध था तो इसलिए कि वह कुशल प्रशासन प्रदान करता था तथा शस्त्रों द्वारा आश्रित जनता को सुरक्षा देता था। सामंत वर्ग अनेक उपवर्गों में विभाजित था। कम भूमि तथा छोटे मैनर के स्वामी स्क्वायर से लेकर भू संपदा के स्वामी काउंट तक भी थे। सामंतों में त्वरित निर्णय, शारीरिक क्षमता, आदेश तथा आज्ञा पालन संबंधी गुण प्रारंभ से ही विकसित किए जाते थे। ठीक है, उन्हें युद्ध विद्या का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था तथा अश्व पालन के साथ साथ पौष्टिक भोजन की भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सामंत भूमिपति तथा सैनिक का मिश्रित रूप होता था। एक योद्धा के रूप में वह अपने सामंती कर्तव्यों का निर्वहन करता था। भूमिपति के रूप में भी किसानों के प्रति इसके कर्तव्य होते थे। सामंत एक न्यायाधीश के रूप में कचहरी में न्याय भी करता था। उच्च श्रेणी के सामंतों की सेवा में राजा की तरह ही पुरोहित, खानसामा, अंतपुट, प्रहरी, कुली, किरानी तथा अनेक कर्मचारी होते थे। परंतु साधारण सामंतों का जीवन सामान्य जन की तरह ही था। ठीक है, सभी सामंत संगीत तथा नृत्य के शौकीन थे। अधिकांश सामंत रंगीन तथा चमकीले वस्त्र धारण करते थे। मध्यकाल में सामंत सहृदयता तथा कठोरता का एक अनुपम मिश्रण होते थे। सामंत वर्ग की स्त्रियां भी आकर्षक तथा वैभवशाली जीवन व्यतीत करती थी। विभिन्न प्रकार के खेल में उनकी रुचि भी होती थी। वे श्रृंगार में भी पारंगत होती थी, परंतु मैनर की मालकिन के रूप में उनके अनेक कर्तव्य भी होते थे। किला अथवा मैनर के कर्मचारियों की निगरानी करना उनका कार्य था। सामंत वर्ग की स्त्रियां शिक्षा, संगीत तथा साहित्य में भी रुचि रखती थी। जब सामंत युद्ध में व्यस्त रहते थे तब जागीर की देखरेख का दायित्व सामंत वर्ग की स्त्रियां ही बखूबी निभाती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामंत वर्ग। अब जो सबसे नीचे वाला जो वर्ग था वो था सामान्य जन। यह वर्ग समाज की सबसे बड़ी आबादी था, लेकिन सबसे नीचे का दर्जा रखता था। इनका जीवन कठिन परिश्रम, निर्धनता और शोषण से भरा होता था। अधिकतर लोग बंधुआ किसान होते थे जो सामंतों की जमीन पर काम करते थे और बदले में उन्हें थोड़ा हिस्सा मिलता था। इन्हें न व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती थी, न कहीं आने जाने की अनुमति। इनका जीवन पूरी तरह सामंतों और चर्चों के अधीन था। तो पहला पॉइंट में हम लोग देखे सामाजिक दशा के बारे में। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में देखेंगे विज्ञान एवं तकनीक में जो मध्यकालीन यूरोप का जो सभ्यता था उसका क्या देन था। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं। मध्यकालीन यूरोप की विज्ञान की जानकारी प्राचीन यूनान और समकालीन अरबों से प्राप्त ज्ञान आधारित थी। 6ठी शताब्दी से ही प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों का अनुवाद आरंभ होने लगा था। 6ठी शताब्दी में ही बोएथियस ने अंक गणित और ज्योतिष शास्त्र पर ग्रंथ लिखे जो कि यूक्लिड तथा टालमी के ग्रंथों पर आधारित थे। पीसा के एक व्यापारी लियोनार्डो के योगदान स्वरूप रोमन अंकों की जगह अरबी अंकों का प्रयोग किया जाने लगा। यह परिवर्तन 12वीं शताब्दी में हुआ। इस प्रकार गणित के विद्यार्थियों द्वारा बीजगणित, त्रिकोणमिति और समीकरण आदि का अध्ययन किया जाने लगा। पूर्वी संपर्क के परिणाम स्वरूप भौतिकी, मानव शरीर शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ज्वर, चेचक आदि से संबंधित ज्ञान यूरोपीय लोगों ने प्राप्त किया। मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान सैद्धांतिक तथ्यों पर आधारित था तथा प्रायोगिक विज्ञान का पूर्णतया अभाव था। अधिकांश वैज्ञानिक तर्क एवं पूर्व लिखित ग्रंथों के आधार पर निष्कर्ष देते थे। चर्च भी वैज्ञानिक प्रयोगों के विरुद्ध था, फिर भी कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में संलग्न थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ रोजर बेकन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेकन ने ऑक्सफोर्ड से स्नातक की शिक्षा प्राप्त करके पेरिस विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए किया तथा पेरिस में ही व्याख्याता के पद पर आसीन हुआ, किंतु बाद में त्याग पत्र देकर उसने अपना समय वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाया।
ऑक्सफोर्ड में रहकर उसने महान ज्ञान को उसकी रचना की। उसका शोध कार्य ज्ञान की अनेक विधाओं से संबंधित था। उसके द्वारा की गई भौतिक शास्त्र एवं गणित से संबंधित खोजें अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस प्रकार बेकन ने विज्ञान की प्रगति में सराहनीय योगदान दिया। मध्यकालीन यूरोप में यद्यपि पर्याप्त वैज्ञानिक प्रगति हुई, तथापि चिकित्सा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ था। इस काल के लोगों का झाड़ फूक पर भी काफी विश्वास था। औषधि विज्ञान की अपेक्षा शल्य चिकित्सा अधिक विकसित थी। मध्यकालीन यूरोप में तकनीकी प्रगति भी सीमित रूप में हुई। तकनीकी क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसका श्रेय श्रम निकायों तथा शिल्पियों को जाता है। पवन चक्कियों और जल चक्कियों की अधिकता थी। इसके अतिरिक्त लोगों को दांतेदार पहियों, पेच, घिरनी आदि का पर्याप्त ज्ञान था। भारी हथौड़े प्रयोग में लाए जाते थे। चिराई घरों को चलाने के लिए जल शक्ति का उपयोग किया जाता था। वस्त्र उद्योग और लौह उद्योग का भी पर्याप्त रूपेण तकनीकी विकास हो चुका था। इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे 3rd नंबर पॉइंट, ठीक है, कानून एवं न्याय व्यवस्था। चलिए इसको समझते हैं। बाइजेंटाइन साम्राज्य के सम्राट जस्टिनियन की कानून और न्याय के क्षेत्र में पश्चिमी सभ्यता की महत्वपूर्ण देन है। प्राचीन रोमानों के संपूर्ण कानूनी ज्ञान को उसने कॉर्पस जूरिस सिविलिस के नाम से संकलित किया। आधुनिक यूरोप के अधिकांश देशों की कानून व्यवस्था इसी संहिता पर आधारित है। मध्यकालीन यूरोप में प्रत्येक देश ने इस संहिता से कुछ न कुछ ग्रहण किया। जस्टिनियन को सभ्यता का कानूनदाता कहा गया है। इससे पूर्व कानून की अनिश्चितता के कारण अदालतों में निष्पक्ष न्याय का अभाव होता था। इस प्रकार कैरोलिंगियन साम्राज्य में प्रत्येक जाति की पृथक विधि थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में जातिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता थी तथा इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर कानून और न्याय व्यवस्था में भी एक रूपता का अभाव था। आगे देखते हैं। शालमन के शासनकाल में प्राचीन जर्मन जातीय सभाओं को समाप्त कर दिया गया तथा उनसे कानून बनाने के अधिकार ले लिए गए। किंतु प्रत्येक वर्ष बिशपों व कुलीनों की एक सभा होती थी जो प्रशासनिक बातों में सम्राट को परामर्श देती थी। इस सभा के परामर्श अनुसार विशेष प्रकार के कानून लागू किए जाते थे जिन्हें कैपिचलरी कहते थे। इनमें व्यापक रूप से, ठीक है, सभी विषयों से संबंधित कानून सम्मिलित थे। शार्लमन जातिगत कानूनों के स्थान पर एक सर्वमान्य संहिता लागू करना चाहता था। यद्यपि इस क्षेत्र में उसे कोई सफलता नहीं मिली, तथापि फौजदारी कानून और न्याय के क्षेत्र में उसे विशेष सफलता मिली। ठीक है, आगे देखते हैं। फौजदारी न्याय का अधिकांश कार्य चर्च द्वारा देखा जाता था। उसने ईश्वरीय दंड विधान भी लागू किया जिसके द्वारा किसी को अपराधी या निर्दोष प्रमाणित किया जा सकता था। उसने शीघ्र निर्णय प्रक्रिया को भी लागू किया। मध्यकालीन यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था में भी संगठित कानून व्यवस्था का अभाव था। विभिन्न जागीरों में सामंत अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाते और लागू करते थे। इस समय दो प्रकार की अदालतों का अस्तित्व था, राजा की अदालत और क्या था, अधीनस्थ सामंत की अदालत। राजा की अदालत में अधीनस्थ सामंतों के पारस्परिक झगड़ों पर विचार किया जाता था। सामंतों की अदालतों में जागीर की प्रजा के मामले सुने जाते थे। इस काल में कानून और न्याय के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। जूरी प्रथा को भी प्रारंभ किया गया तथा कॉमन लॉ का भी प्रसार हुआ। वैधानिक प्रगति की दृष्टि से सामंतवादी युग अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। मध्य युग के उत्तरार्ध में यूरोप में सामंतवाद का पतन प्रारंभ हो गया था तथा स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन एवं डेनमार्क प्रमुख थे। इस युग में ब्रिटेन में कानूनों एवं अधिकार पत्रों का जन्म हुआ। फ्रांस में पार्लियामेंट राज्य की सर्वोच्च न्यायपालिका थी। आगे देखते हैं। इसकी स्थापना से राज्य की न्याय व्यवस्था सरल हो गई तथा मुकदमों का फैसला भी शीघ्र होने लगा। राजा को न्याय का सर्वोच्च स्रोत माना जाता था। निम्न अदालतों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राजा के समक्ष फरियाद की जा सकती थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन यूरोप में कानून एवं न्याय व्यवस्था का पर्याप्त विकास हो चुका था। न केवल कानून एवं न्याय के क्षेत्र में वरन कला, स्थापत्य, विज्ञान, दर्शन, साहित्य एवं शिक्षा आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी विशेष प्रगति हो चुकी थी।
अब हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, कृषि व्यवस्था या कृषक संगठन। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मध्यकालीन यूरोपियन समाज कृषि प्रधान था। ठीक है, 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यूरोप की 90% जनता गांव में निवास करती थी। मुख्य रूप से ग्रामीण समाज मैनर व्यवस्था पर आधारित था। मैनर की समस्त भूमि 3 भागों में वर्गीकृत थी। पहला हो जाएगा स्वामी संपदा, वह भूमि होती थी जिसका उपयोग स्वयं सामंत करता था। दूसरा हो जाएगा अस्वामी की संपदा के द्वारा केवल उसके परिवार का पेट भरता था। और तीसरा हो जाएगा आम जन की संपदा के अंतर्गत मालिक और अस्वामी दोनों अपनी भूमि के आसपास के चारागाहों, जंगलों तथा दलदलों का समान रूप से प्रयोग करते थे। 12वीं सदी में सामंतों तथा चर्च की विशाल भूमि का राष्ट्रीय आय में पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता था। अरबों, हेगेरियनों तथा नार्समैन के आक्रमण खत्म होने के बाद 10वीं शताब्दी से यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण मैनर व्यवस्था के अधीन बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण असंभव था। अतः जनता को आजीविका के लिए अन्य संसाधनों की खोज करनी पड़ती थी। इसी कारण से छोटे सामंतों में से अनेक ने पहले धर्म युद्ध में भाग लिया। मध्यकालीन यूरोप में कृषि व्यवस्था में सुधार लाने हेतु सामंतों में कोई भी रुचि न थी। नवीन नगरों के उदय, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि तथा बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का भी इन सामंतों की सोच पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कुछ मठवासी कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आतुर थे। इनमें विशेष रूप से सीसर सीरियन मठ मुख्य थे। उन्होंने जंगल साफ कर विशाल कृषि क्षेत्रों का विकास किया। इन मठों की तरह ही मैनरों तथा गांव की जनता ने भी जंगलों तथा दलदलों को साफ कर कृषि योग्य बनाया। इस प्रकार नवीन कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ, जहां मुक्ति श्रमिक कार्य करते थे तथा प्रत्येक अपनी भूमि का पूरा उपयोग करता था। ये कृषक सामंती करों तथा अन्य सेवाओं से मुक्त थे। अब कृषक अन्न के अलावा फलों तथा अंगूर की खेती भी करने लगे। जैसे जैसे कृषि कार्य अधिक लाभ देने वाला होता गया, नगरों के धनवान लोग तथा समृद्ध कृषक भूमि क्रय करने में पूंजी का विनियोग जो है करने लगे। ठीक है, कृषक कार्य की बढ़ती प्रतिष्ठा के बावजूद भी खेती के उपाय परंपरागत तथा पुराने थे। खाद का प्रयोग न के बराबर होता था। अर्धदास प्रथा की समाप्ति के बाद भी कृषकों का उत्पीड़न तथा शोषण निरंतर जारी था। कृषकों के सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकार सीमित थे। और इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी था, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को किसी तरह का कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डियर स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।